हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई पॉलिसी मीटिंग के बारे में, जिसका अपडेट आज आरबीआई गवर्नर ने शेयर किया। उसके बाद हम इन्फ्लेशन पर बात करेंगे। इन्फ्लेशन दोस्तों आप जानते हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट से कनेक्टेड होता है और उससे जो है बैंक के स्टॉक्स जो है खास करके इम्पैक्टेड होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एफएनओ एक्सपायरी के केस में क्या हो रहा है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि एनएसई ने अपनी एक्सपायरी की डेट चेंज की है, तो उसे थोड़ा पूरा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही एज यूजुअल हम मार्केट की एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आरबीआई ने आज मीटिंग में क्या कहा उसे जानते हैं और समझते हैं। तो आज की मीटिंग में आरबीआई ने ये अनाउंस किया कि वो रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे 6.5%। आप में से जो लोग रेपो रेट के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो रेट होता है जिससे बैंक्स जो है आरबीआई से कर्जा लेते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बैंक्स जो हैं अपने डिपॉजिट्स को यूज़ करके भी लोगों को लोन देते हैं और साथ ही आरबीआई से भी कर्जा लेते हैं। तो जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक के पास कैश कम आता है और वो कम लोन देते हैं, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा है 6.5% पे। और अगर ग्रोथ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ के बारे में क्या प्रोजेक्शन दिया है कि FY24 यानी कि करेंट ईयर में 6.5% की रफ्तार से जीडीपी ग्रो करेगी। और अगर आप क्वार्टर बाई क्वार्टर उनके एस्टिमेट्स को देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में जो है 8% के आसपास जो है हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसके बाद से आप देखिए ग्रोथ में गिरावट भी हमें देखने को मिलेगी। तो क्वार्टर 2 में 6.5%, क्वार्टर 3 में 6.1%, क्वार्टर 4 में 5.7%। तो ये आरबीआई के खुद के एस्टिमेट्स हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ग्रोथ में इम्पैक्ट होने वाला है अगले कुछ क्वार्टर्स में और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है इंडियन कंपनीज के बिजनेस पर भी पड़ने वाला है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में आरबीआई फिलहाल तो है रेपो रेट को नहीं बढ़ा रहा है, पिछले साइकिल में भी नहीं बढ़ाया था। और रेपो रेट एक बहुत ही पोटेंट हथियार होता है जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। तो उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में ये कहा है कि अभी 5.1 चल रहा है। हालांकि जो अपर बैंड था 6% उससे थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अभी भी जो उनका टारगेट है आरबीआई का 4% से, तो उससे ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई इन्फ्लेशन से जो लड़ाई है वो अभी चल रही है, वो फाइट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वो दूसरे मीन्स से भी इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है जिसे वो चाहते हैं वो 4% के आसपास आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन रहे। एक तो तरीका है रेपो रेट को बढ़ाने का, जो वो लगातार पिछले कई महीनों से कर रहे थे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और उसका इम्पैक्ट होता हुआ भी दिखा है। लेकिन अब वो ज़्यादा रेपो रेट से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल रेपो रेट पे पॉज लगा के रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तभी उसको फर्दर बढ़ाएंगे। लेकिन एक और मीन्स जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिवर्स रेपो ऑक्शन। तो रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर बैंक्स जो है आरबीआई से कर्जा लेते हैं, और रिवर्स रेपो उसका उल्टा होता है, यानी कि आरबीआई भी बैंक से कर्जा लेता है क्योंकि उस दर को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है तो बैंक वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। तो इस पर उन्होंने करीब जो है 1.2 ट्रिलियन यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपीस जो है जून में रिवर्स रेपो के थ्रू बैंकों से लिया है। तो ये भी एक तरीका होता है बैंकों की लिक्विडिटी कम करने का। और आगे वो 75,000 करोड़ और जो है रिवर्स रेपो के थ्रू बैंकों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि बैंकों की लिक्विडिटी भी कम होगी। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों जून में जो है एक हफ्ते के अंदर ही 1.2 लाख करोड़ रुपीस रेपो रेट ऑक्शन के थ्रू बैंकों से आरबीआई ने लिए? उसकी वजह क्या थी? 2000 के नोट। तो 2000 के नोट जो है काफ़ी मात्रा में अब एक्सचेंज हो रहे हैं, वो बैंकों के पास वो आ गए हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ी है, तो इस वजह से उसे वो सकआउट कर रहे हैं। आरबीआई ने ये भी कहा है कि अभी सिर्फ 50% ही 2000 के नोट बैंकों तक पहुंचे हैं, यानी कि और 50% आने की स्कोप है। तो यहाँ पर आगे भी हम देख सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट में के थ्रू और भी लिक्विडिटी को आरबीआई ड्रेन करने की कोशिश करेगा। और अगर ये जो 50% 2000 के नोट हैं और आते हैं तो
हो सकता है आरबीआई भी फ्यूचर में थोड़ा बहुत और रेपो रेट को बढ़ाए। तो इस सब का इम्पैक्ट जो है आज हमें देखने को मिला और आपने देखा कि आरबीआई पॉलिसी आने के बाद बाजार में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट कल कंटिन्यू होती है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो मैसेज ये था कि हमें लिक्विडिटी को ड्रेन करना है, लिक्विडिटी को कम करना है मार्केट में, ताकि इन्फ्लेशन कम हो और 2000 रुपये के नोट की वजह से जो लिक्विडिटी और बढ़ी है मार्केट में उसे कम करना है। और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स पर पड़ने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया, करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीस के 2000 नोट आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद से बैंकों के पास पहुंचे हैं और अभी सिर्फ 50% ही पहुंचे हैं। तो ये तो सिचुएशन इंडिया की इन्फ्लेशन की है। अगर हम फेड की बात करें तो यूएसए में भी इन्फ्लेशन कुछ कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहाँ नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया है, उसमें बढ़त देखने को मिली है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 0.25% का फिर फेड रेट हाइक करेगा और ये पॉलिसी जो है 16 जून की होने वाली है। कई इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला है कि करीब 30% चांसेस है कि फेड एक बार फिर रेट बढ़ाएगा। तो अगर रेट बढ़ता है 0.25 अगर बढ़ता है तो वो शायद अभी मार्केट में प्राइस्ड इन होगा, लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस अगर वो 0.5 कर देते हैं तो एक बार फिर हमें मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब आइए दोस्तों जरा एक्सपायरी के बारे में बात करते हैं कि एक्सपायरी का क्या खेल चल रहा है एनएसई वर्सेस बीएसई। दोस्तों आप जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो लीडिंग एक्सचेंज है वो एनएसई है, वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंज में आता है और सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव की ट्रेडिंग एनएसई में भी होती है। लेकिन बीएसई का डेरिवेटिव मार्केट देखिए तो एनएसई के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और बीएसई जो है पिछले कई सालों से जो है कोशिश कर रहा है कि उनके डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम आए। आज से करीब 4-5-6 साल पहले मैं जो है एनएसई और बीएसई दोनों के साथ कुछ सिस्टम डेवलपमेंट के लिए इंटरेक्ट करता था। तो उस टाइम से ही वो बीएसई कई तरीके की स्कीम्स चला रहा था कि आप वॉल्यूम जनरेट करिए, तो जितना वॉल्यूम आप जनरेट करेंगे हम उसके बदले में इतना पैसा देंगे। तो वो एक लीगल स्कीम चला रहे थे, लेकिन काफ़ी सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो नहीं बढ़ा पा रहे। दोस्तों आप जानते हैं कि एनएसई में जो है निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। उसी तरीके से बीएसई में जो है बैंकेक्स और आपका सेंसेक्स इनके ऑप्शंस में ट्रेड होता है, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम जो है बहुत बहुत कम होता है और मैं आगे आपके साथ डेटा भी उसका शेयर करूँगा। तो काफ़ी टाइम से बीएसई इस कोशिश में है, वो तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करता रहा है पास में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इस बार उन्होंने एक नया गेम खेला है। उन्होंने ये कहा है कि हम एक्सपायरी जो है फ्राइडे को कर देंगे, जो उनकी बैंकेक्स और सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को कर देंगे, ताकि जो एनएसई की जो थोड़ी सी जो लोग थर्सडे के दिन अलावा और भी एक्सपायरी चाहते हैं तो उनके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि एनएसई को थोड़ा सा ये लगा कि शायद हमारा थोड़ा वॉल्यूम वहाँ पर चला जाएगा। तो कई एक्सपर्ट्स लोग का ऐसा कहना है कि उसके रिएक्शन में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो उसे थर्सडे से फ्राइडे कर दी बैंक निफ्टी के केस में। तो निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को ही होगा, लेकिन बैंक निफ्टी का जो है फ्राइडे को कर दिया और ये इंप्लीमेंट होगा जुलाई 14 से। तो पुराने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सर्कुलर पढ़ के हमें समझ में आया, उन सबकी एक्सपायरी डेट अब जो है थर्सडे से फ्राइडे कर दी जाएगी बैंक निफ्टी के केस में। तो अब जो नया पैटर्न एक्सपायरी का है उसमें क्या है कि बीएसई का अगर आप सेंसेक्स देखिए तो सेंसेक्स और बैंकेक्स इसका एक्सपायरी फ्राइडे को होगी। बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं उसका आपका फ्राइडे को होगा। निफ्टी का एक्सपायरी जो है थर्सडे को होगी और फिन निफ्टी का ट्यूसडे को होगा। तो अब आपके पास क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक्सपायरी के। अभी क्या होता था कि सारी जो एक्सपायरी की जनता जो है थर्सडे के दिन ही लग जाती थी अपनी पोजीशंस को काटने और बनाने में, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती थी। अब वो स्प्रेड आउट हो गया है। तो इसका जो एक इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि जो निफ्टी की वॉलेटिलिटी में जो है गिरावट होगी, 20 से 25% तक की गिरावट हो सकती है, ऐसा
आकलन है। क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों कि थर्सडे के दिन निफ्टी का भी एक्सपायरी हो रहा है, बैंक निफ्टी का भी हो रहा है, और एक्सपायरी के दिन जो है ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, कट करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को अक्सर हमें मिलता है। तो इससे जो है वॉलेटिलिटी कम होगी। तो एक और फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप देखिए कि बैंकेक्स, अगर सेंसेक्स का बैंकेक्स देखिए तो वहाँ उसकी एक्सपायरी फ्राइडे है और हमारे निफ्टी के बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आपकी फ्राइडे हो गई। तो अब एक नया आपके पास टूल मिल जाएगा एक आर्बिट्रेज का या पेयर ट्रेडिंग का, कि आप बैंकेक्स वर्सेस बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोनों में बैंक के स्टॉक्स होंगे तो एक तरीके से वो एक नया ट्रेडिंग का एवेन्यू भी खुल जाएगा। और इस पर अभी थोड़ा मैं खुद भी, मुझे भी R&D करना है और देखना है कि किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस चार्ट को आप याद रखिए कि BSE में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सेंसेक्स और बैंकेक्स के ऑप्शन फ्राइडे को है, बैंक निफ्टी का फ्राइडे को है, निफ्टी का थर्सडे को है, फिर निफ्टी का ट्यूसडे को है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है कि जब से BSE ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी एक्सपायरी को थर्सडे से फ्राइडे कर रहे हैं, उनकी वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, करीब 4 से 5 गुना इजाफा हो गया है। हालांकि वो NSE के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन उनको उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और इसी से जो है ऐसा एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि NSE ने इसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया है। तो अगर आप देखिए NSE अगर BSE को हम कंपेयर करें तो जैसे कि मैंने बताया कि BSE ने चूंकि एक्सपायरी को फ्राइडे शिफ्ट किया तो NSE ने उसके काउंटर में ये किया है। और अगर हम सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखें, जो निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है एक ऑप्शन की या एक फ्यूचर की, उसकी जो वैल्यू अगर हो तो वो करीब 9 लाख रुपीस की करीब होती है, और वहीं सेंसेक्स की करीब 6 लाख की होती है। तो ये एक और एडवांटेज है जो लोग BSE में ट्रेड करना चाहते हैं कि उनको छोटे लॉट साइजेस में, छोटे कैपिटल में काम करने को मिलेगा। और इसी की वजह से आप देखिए जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है तो वहाँ पर जो BSE में जो है इसमें वॉल्यूम को बढ़ा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक एडवांटेज है BSE में। डिसएडवांटेज क्या है कि वैसी लिक्विडिटी नहीं है जैसी NSE में होती है, और जैसे कि मैंने बताया इसकी वजह से जो है वॉलेटिलिटी में रिडक्शन होगी। अब आइए थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि NSE वर्सेस BSE के मार्केट को। तो यहाँ पर आप देखिए NSE का जो कैश मार्केट का वॉल्यूम है वो 0.53 लाख करोड़ रुपीस का है, और वहीं अगर आप BSE से कंपेयर करें तो 0.04 लाख करोड़ का है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो डिफरेंस है दोनों के वॉल्यूम में। ज़्यादातर लोग NSE में ट्रेड करना पसंद करते हैं। और वहीं अगर हम F&O को कंपैरिजन करें तो आप देखिए NSE का वॉल्यूम क्या है 153.5 लाख करोड़, और अगर आप BSE का देखें तो 1.38 लाख करोड़ ही है। तो अगर वॉल्यूम लिक्विडिटी का कंपैरिजन करें तो BSE जो है NSE के सामने बिल्कुल स्टैंड ही नहीं करता है, और इसी वजह से वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ट्रेडर्स हमारे पास आएँ और वॉल्यूम बढ़े और हम जो है NSE को compete करें। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि कई साल पहले मैं दोनों के टेक टीम, बिजनेस टीम के साथ इंटरेक्शन करता था। अभी भी हमारा ज़्यादा काम NSE से होता है। तो जो मैंने पाया कि NSE जो है टेक्नोलॉजिकली अगर आप कंपेयर करें तो वो BSE से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, और मेरा एक्सपीरियंस रहा कि NSE थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है BSE के कंपैरिजन में। हालांकि मैं BSE से पिछले करीब 4-5 सालों से मैंने डील नहीं किया है, वहाँ पर अभी क्या चेंजेस हैं मुझे नहीं पता। तो एज अ ट्रेडर मैं तो प्रेफर करूँगा NSE में ही ज़्यादा काम करने का, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम ओपन, अगर वहाँ पर कुछ अच्छा हमें दिखता है तो उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए, चांस देना चाहिए। तो अगर आप में से कोई BSE में ट्रेड कर रहा है रेगुलरली उनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, तो ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए ताकि हमें भी थोड़ी और जानकारी मिले। अब दोस्तों जिस तरीके से मार्केट में रैली चल रही है, मैं कई बार वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हूं, तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो FII की बाइंग, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहे हैं, लेकिन
कंटिन्यूसली जो एफपीआई जो है मार्केट में पैसा हमारे मार्केट में पंप कर रहे हैं। तो मई के अगर फिगर देखिए तो करीब 41,206 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। जून में अभी एक ही हफ्ता हुआ है, उसमें भी वो पॉजिटिव चल रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम में थोड़ी कमी होती हुई हमें ज़रूर दिखी है, लेकिन नेट बायर वो हैं। और जो टॉप सेक्टर्स हैं जिनमें हमें इस बाइंग का इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो है ऑटो, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स। तो बैंक में भी अब ये देखिए तो भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही थी। चारों इंडेक्स अगर आप देखिए तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, जबकि हमें रियल्टी, पावर, आईटी और मेटल इसमें सेलिंग देखने को मिल रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। तो अगर आप इन सेक्टर्स में, ऊपर के सेक्टर्स में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो ज़रूर आपको उसका फ़ायदा मिल रहा होगा, और अगर इनमें लगाए हैं तो थोड़ा वहाँ पर प्रॉफिट आपको कम दिख रहा होगा। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा है तो उसमें हमने आपको कहा था कि अगर हमें बाइंग करनी है तो इस लेवल के ऊपर करना है, यानी कि 18,700 के ऊपर करना है। और अगर आपने किया होगा तो इंट्राडे में आपको 70-80 पॉइंट्स तो ज़रूर मिल गए होंगे। और शॉर्टिंग का जो हमने आपके साथ लेवल शेयर किया था वो करीब 18,500 के नीचे हमने सेल करने के लिए आपके साथ शेयर किया था, जो कि वो लेवल हमें नहीं मिला। तो अभी ये पूरे अगर हम चार्ट को देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम 5th वेव में चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी 4th वेव जो है कंप्लीट हो गई है और 5th वेव अगर आप देखिए तो 18,900 के आसपास जो है चल रहा है। तो करीब जो है 750, 780 तक हम तो पहुंच चुके थे। तो अभी हम फिलहाल ऑल टाइम हाई के पास पहुंच रहे हैं। अगर 18,900 पार करता है तो ये एक इंडिकेशन होगा कि 5th वेव कंप्लीट हो गई। और यूजुअली जब 5th वेव एलियट वेव का कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, और करेक्शन के बाद जो है वापस से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन एक करेक्शन होने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। तो ये 5th वेव जो होता है बहुत अनरिलायबल होता है। ये कहाँ जाकर आपको छोड़ देगा या कहाँ तक ले जाएगा, इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक मोटा मोटा एस्टिमेट हमें ये दे रहा है कि 18,900 इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब आज के बाजार में आरबीआई पॉलिसी के बाद जो है गिरावट देखने को मिली है, तो अगर हमें इसमें री एंट्री करना है तो हमें इसी लेवल के आसपास जो है 18,695 से ऊपर ही हमें बाय को करना है। और अगर आप ट्रेंड देखिए तो यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, हालांकि ये चैनल पर मूव कर रहा है और ये चैनल जो है बुलिश है और अभी भी कोई यहाँ पर जो है वीकनेस के साइंस तो नहीं है, लेकिन आपको ये ट्रेंड जो है क्लियर नहीं दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो है बीच बीच में जो है गिरावट आपको देगा और वो आपके स्टॉप लॉस को भी जो है हिट करवाएगा। तो अच्छा रहेगा कि पोजीशंस बनाएं तो हेजिंग के साथ बनाएं ताकि आप कॉन्फिडेंटली इसे होल्ड कर सके। तो अभी फिलहाल जो है सेलिंग का जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे वही है। जब तक ये इस चैनल से नीचे नहीं आता है हमें निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है, और बाइंग का लेवल वही है 18,700। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 18,900 ए सॉर्ट ऑफ अ टॉप लेवल। तो इस लेवल पर हमें बड़ी पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, हमें थोड़ा लाइटली ट्रेड करना चाहिए। जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था 43,809। तो ये लेवल के नीचे हमें जो है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। और वन सेकेंड दोस्तों, जिस तरीके की हमें वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिख रही है तो वो हमें नेकेड पोजीशंस कॉल पुट खरीद के बैठना जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि कभी आप देखिए ये गिरावट होती है फिर ऊपर चढ़ जाता है तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉस वो काट देगा। एक और चीज़ अगर आप ज़रा गौर करिए तो ये एक डायमंड पैटर्न बना रहा है। ये आपका जो होता है ये डायमंड पैटर्न होता है। तो डायमंड पैटर्न का ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल में बना रहा है, और यूजुअली डायमंड पैटर्न जब ऊपर के लेवल पर पड़ता है तो वो हमें एक बेरिश मूव दिखाता है, और नीचे के लेवल पर जब बनता है तो वो एक बुलिश मूव बनाता है। तो एक थका हुआ मार्केट इस वक्त लग रहा है, मार्केट में मोमेंटम भी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है, न्यू हाइस पे जा रहा है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम भी नहीं है और एक जो है कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा बुलिशनेस का।
एक बड़ा मूव हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम स्ट्रांगली बुलिश मार्केट में नहीं होंगे। फिलहाल मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं थोड़ा शॉर्ट की तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो हमारे एलियट वेव के लेवल से उसके आसपास मार्केट घूम रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।